Tariffs imposed by the US have been catastrophic for India's diamond industry. आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हर परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही। क्या आपको पता है कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजारों से 2.7 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। जी हां, 2.7 लाख करोड़। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इतना पैसा भारत के बाहर से जो निवेशक आते हैं, जो हिंदुस्तान में आके, इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बिजनेसेस में, उन्होंने 2.7 लाख करोड़ इंडिया के मार्केट से निकाल लिए हैं। ये हमारी इकॉनमी के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ टीवी और अखबार चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत 8.2% की रफ्तार से दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती इकॉनमी बन गया है। 8.2% की ग्रोथ इंडिया इस वक्त देख रहा है। इंडिया की इकॉनमी इस रेट से बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लोगों से आके ये कह रहे हैं कि घर के खाने में तेल कम इस्तेमाल कीजिए, विदेशी यात्राएं टाल दीजिए और सोना न खरीदने की भी अपील कर रहे हैं। अगर देश इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, अगर देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या घरों में थोड़ा सा ज़्यादा खाने का तेल इस्तेमाल होने से इस इकोनॉमी को खतरा है? सच्चाई क्या है? ऐसी क्या सच्चाई है जो हमसे छुपाई जा रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था को अचानक से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पाई पाई का मोहताज होना पड़ रहा है? एशिया में हमारा रुपया सबसे बुरी तरीके से क्यों पिट रहा है? लगातार रुपए की वैल्यू नीचे क्यों आती जा रही है? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने लेके आ रहा है। हम उसकी चेतावनी आपको पहले से दे रहे हैं। आज हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जीडीपी के चमचमाते आंकड़ों के पीछे आपसे छुपाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड, जहां हम इकोनॉमी की उस ज़मीनी हकीकत की बात करेंगे जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। कागज़ों पर दिख रही इस तरक्की की असली हकीकत समझने के लिए गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले अल्पेश भाई की कहानी सुनिए। ये कहानी इस वक्त लाखों लोगों को झकझोर के रख रही है। एक वक्त ऐसा था जब अल्पेश डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे। 35,000 रुपए महीना कमा रहे थे। एक कम पढ़े लिखे इंसान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने बड़े अरमानों से अपनी बेटियों का दाखिला अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कराया। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ जैसे जैसे 2025 गुजरा, 2026 आया, सारी चीज़ों की, पूरी इकोनॉमी की कमर टूटने लगी। अमेरिका ने भारी टैरिफ इम्पोज किए। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। फैक्ट्रियों में छटनी शुरू हुई और अल्पेश भाई की सैलरी पहले से बहुत कम हो गई, 35,000 से सीधे 18,000।
आप जो लोग आज घरों में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार को सोचिए, आपकी सैलरी हो सकता है कि महीने की 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, लेकिन अचानक से आपको ये बताया जाए कि अगले महीने से आपको आपकी सैलरी का आधा ही मिलेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए थी तो अगले महीने से आपको केवल 50,000 रुपए मिलेंगे। आपकी सैलरी 2 लाख थी तो आपको अगले महीने से केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे और आपको उसी में काम चलाना है। और अल्पेश भाई को यही झेलना पड़ा। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी इस तरह से परेशान हो रहा है। बाद में ये हुआ कि वो नौकरी जो 18,000 रुपए की थी, अल्पेश से वो नौकरी भी छीन ली गई। आज वो कपड़ा उद्योग में सिर्फ 12,000 रुपए की नौकरी करने को मजबूर है और उनकी बच्चियों को वापस सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। ये सिर्फ एक अल्पेश की कहानी नहीं है, बल्कि देश के उस पूरे इनफॉर्मल सेक्टर का हाल है जहां एक तरफ जीडीपी के बढ़ने के दावे हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ कुछ और नजर आ रही है। एक तरफ टीवी और अखबार हमसे बता रहे हैं कि 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम चार्ट सामने रखते हैं तो हमें समझ आता है कि इंडिया का ग्राफ इस वक्त अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मौजूद है। बाहर के देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया 2023, 24, 25 में सबसे निचले स्थान पे खड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री इस वक्त तेल, कुकिंग ऑयल बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। यानी देश की हालत, इकोनॉमिक हालत इतनी कमज़ोर है कि घरों के तेल बचा के अब इस देश की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या सारी जिम्मेदारी देश के मिडिल क्लास की है, इस देश की जनता की है, वो कि सारी इकोनॉमी वही बचाए? सरकार उस वक्त क्या कर रही थी जब इस गिरावट की शुरुआत हुई? तब सरकार कहाँ थी जब हमें आंकड़े चीख चीख कर बता रहे थे कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है? एक तरफ तो जीडीपी के बढ़ने पे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महज 3 महीनों में 27 लाख लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। देश में 27 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। सोचिए, 27 लाख लोग अचानक से, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अगर अचानक से आलू के पकौड़ों का ठेला लगाने लग जाए तो इतने पकौड़े खाएगा कौन? उसके ऊपर से एआई और ऑटोमेशन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे आने वाले कुछ ही सालों में करोड़ों नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर नौकरियां जा रही हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर बाजारों में इतनी रौनक क्यों है? गाड़ियां, फ्रिज और लाखों आईफोन कैसे बिक रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, कर्ज या ईएमआई। इंडिया में जितनी तेजी से इस वक्त ईएमआई का खतरा बढ़ रहा है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हम किस तरीके से ईएमआई के जाल में फंसते जा रहे हैं। 2021 में हिंदुस्तान में 36% लोग ऐसे थे जो ईएमआई या लोन या कर्ज के भरोसे चल रहे थे। आज 2025-26 का आंकड़ा 36% से बढ़ के 41.3% हो गया है। ये बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। आज लोगों की जिंदगी कर्ज के सहारे चल रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि लोगों पर कर्ज का बोझ 41.3% तक बढ़ गया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 55% से ज़्यादा लोन कोई घर बनाने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रिज, टीवी, एसी और अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। सच तो ये है कि 2012 के मुकाबले आज आम इंसान की असली आमदनी घट चुकी है। देश की 90% से ज़्यादा आबादी आज अपने शौक़ पूरे नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरे करने की जद्दोजहद में फंसी है।
हमारी पहले से कमज़ोर हो चुकी इस इकोनॉमी को हाल ही में 3 बेहद खतरनाक झटके लगे हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला झटका था अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी बड़े खामोश रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया अभी हाल ही में हुए कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा दिखा रही थी कि ट्रंप मोदी से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन टैरिफ की हकीकत को आपसे छुपाया जा रहा है। वो खबरें आपको दिखाई ही नहीं जा रही हैं। भारी भरकम टैरिफ की वजह से इंडिया की इकॉनमी को बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस टैरिफ की वजह से तिरुपुर के कपड़ा उद्योग और सूरत के डायमंड हब की कमर टूट गई है। दूसरा झटका तब लगा इंडिया को जब अमेरिका के दबाव में आकर सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका से डर कर, अमेरिका के एक राष्ट्रपति से घबरा कर हिंदुस्तान ने एक चीज जो कहीं हमें सस्ते में मिल रही है वो खरीदने बंद कर दी। आप सोचिए, आपके इसको जरा छोटे से स्केल पे लाके सोचते हैं कि आप अपने घर का सामान घर के पास एक किराना की दुकान से खरीदते हैं। वहां आपको 15 रुपए की मैगी मिल रही है। एक दूसरी दुकान खुलती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें 30 रुपए की मैगी दूंगा, वही 15 वाला पैकेट तुम्हें 30 में दूंगा और तुम्हें वो लेना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि जो है मैं इस 15 वाले से नहीं लूंगा, मैं इस 30 वाले से लूंगा। क्यों? आखिर ऐसा क्या डर है जिसकी वजह से सरकार सस्ता सामान ना खरीद के महंगा सामान खरीद रही है? रूस जो हमारा इतना पुराना साथी है, जो हमें सदियों से सस्ते में तेल दे रहा है, हम उससे तेल खरीदने की बजाय महंगे दाम पर तेल क्यों खरीद रहे हैं? और तेल सस्ता करने के लिए फिर उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है ताकि हमें बाहर पैसा ना भेजना पड़े, हम अपना रुपया कमज़ोर ना होने पाए, इसके लिए कम तेल खरीद कर उसमें इथेनॉल मिलाकर जनता को बेच रहे हैं। ये हमारी अजीब सी मजबूरी बन गई है कि हम महंगे डॉलरों में दूसरे देशों से तेल खरीदना शुरू कर चुके हैं। और रही सही कसर ईरान के युद्ध ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई भी ठप पड़ गई है। नतीजा ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं और रसोई गैस का सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए तक बिकने लगा है। सरकारी आंकड़ों में भले ही महंगाई 4% के आसपास बताई जा रही हो, लेकिन सच्चाई आम आदमी जानता है। आम आदमी की जो इस वक्त हालत है उस पर न तो सरकार की नज़र है, न उसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। एक गरीब इंसान के लिए जिसकी कमाई 10,000 रुपये 12,000 रुपये है, उसके लिए ये महंगाई की दर जो 4% नज़र आ रही है वो असल में 60% से भी ज़्यादा है। उन्हें 60% तक महंगाई की दर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी जिसके घर का खर्चा 10,000 रुपये में चल जाता था, अब उसको वही खर्चा चलाने के लिए 16,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे सामने अल्पेश भाई जैसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 35,000 से कम होकर 18,000 हो गई और 18,000 से घटकर 12,000 पहुँच गई। इस तरह की कहानियां हमारे सामने हैं। आखिर ऐसे कैसे इस देश की जनता सरवाइव करेगी? कब तक किसी की गलत नीतियों की वजह से, किसी के डर की वजह से हमें महंगे दाम पर सामान लेना पड़ेगा और हम इस तरह से अपनी इकोनॉमी को टूटता हुआ देखेंगे? स्टॉक मार्केट का हाल आप सबके सामने है। वो स्टॉक मार्केट जिसमें एक बहुत ही तेज रैली देखने को मिली, बहुत अच्छा चल रहा था, वो अचानक से टूटता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी निवेशक लगातार पैसा खींच रहे हैं। इन सब का सीधा असर भी हमारे रुपए पर पड़ रहा है, जो गिरकर करीब 96 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। रुपया कमजोर होने का मतलब सिर्फ विदेश घूमना या वहां पढ़ाई करना महंगा हो गया है, ऐसी नहीं बात नहीं है। बात सिलेंडर की कर लेनी भी ज़रूरी है कि ये सिलेंडर ब्लैक में कितने ऊंचे दामों पे मिल रहा है, ये केवल आम आदमी जानता है। ये सच्चाई
सरकारों को नहीं पता, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार में घूमने वाले लोगों को नहीं पता, उन उद्योगपतियों को नहीं पता जो सरकार की चुनाव जीतने में मदद करती हैं, करोड़ों का डोनेशन देती हैं। ये कमर टूटने वाली सच्चाई केवल और केवल इस देश के आम आदमी को पता है। अब इस गिरते हुए रुपए पर बात करते हैं कि ये रुपया कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विदेश घूमने वाले लोगों को पर बुरा असर पड़ेगा या वहाँ पढ़ाई करना महंगा हो जाएगा, बल्कि बाहर से आने वाला तेल, खाद, मशीनरी सब कुछ महंगा हो रहा है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है और विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर भाग रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अपना खजाना खोलकर जनता को राहत दे, लेकिन सरकार खुद कर्ज के बाहरी बोझ तले दबी हुई है। देश का कुल कर्ज यानी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 82% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस वक्त देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 82% पे है। यानी हमारी जीडीपी की ग्रोथ जितनी तेजी से हो रही है, हम उससे 82 गुना ज्यादा तेजी से बाहर से कर्ज ले रहे हैं। सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों और ब्याज को चुकाने में जा रहा है। यही वजह है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का जो सपना हमें दिखाया गया था, वो अब चुपचाप 2030 और 2047 के वादों में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार ये शिफ्टिंग अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से करती रहती है। सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। ये जो तेजी से देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में ना कोई रिपोर्ट आ रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है, ना सरकार कोई सफाई दे रही है कि देश के पे जो कर्ज है वो अगर जीडीपी से 82% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये देश कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। ऐसा ना हो कि इसको बचाने के लिए जो एक पानी का बुलबुला बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो अचानक से एक दिन फूटे और इंडिया की इकॉनमी क्रैश कर जाए। उस वक्त हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अभी हैं। सरकार का कुल कर्ज इस वक्त 197 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आज वक्त आ गया है कि सरकार इन हालात की गंभीरता को समझे। न्यूज़ चैनलों पर विज्ञापनों में और विदेशी दौरों पर हजारों करोड़ रुपए उड़ाने के बजाय अगर वही पैसा सूरत के हीरा कारीगरों या तिरुपुर के मजदूरों को बचाने में लगाया जाए तो इकोनॉमी को एक बड़ा सहारा मिल सकता है। आम जनता के कंधों पर महंगाई और टैक्स का सारा बोझ डालकर कोई भी देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जो पैसा सरकार बड़े बड़े विदेशी दौरों में लगा रही है, एआई समिट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आपके घर की, आपके देश के हालात कैसे हैं। आप जो है बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट करा के अपने घर में कोई बाहर के ब्रांड का एसी तब लगवाएंगे जब आपके घर का फ्रिज ठीक चल रहा हो, जब आपके घर में सोने के लिए एक अच्छा गद्दा हो, एक चारपाई हो, एक बेड हो। ऐसा तो नहीं कि आपके घर के बेड को दीमक खा रहे हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और आप बड़े आराम से बाहर के ब्रांड का एसी लगा के सो रहे हैं। इससे नुकसान आपका ही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को न वो एसी बचे और न सोने के लिए बेड रह जाए। ये वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके इकोनॉमी से, जीडीपी से जुड़े कुछ सवाल हो तो वो सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है इस पूरे जीडीपी और इकोनॉमिक बबल को लेकर जो इंडिया में क्रिएट हो रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।